गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कार्बेनाइन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कार्बोकेटाइन यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में कार्बोकेटाइन के बारे में स्टडी की थी। आज हम कार्बेनाइन के बारे में स्टडी करेंगे कि कार्बेनाइन क्या होता है, कैसे बनता है इसकी रिएक्शंस क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होता है और इसकी स्टेबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो कार्बोनाइन क्या होता है कि अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज उपस्थित हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, कार्बेनाइन कहते हैं। और कार्बेनाइन में क्या होता है कि कार्बन के पास 3 तो होते हैं बॉन्ड पेयर और एक होता है लोन पेयर, और 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर स्पीसीज को अपन क्या कहते हैं, कार्बेनाइन कहते हैं। और यानी कि ऐसा ग्रुप जिसमें सेंट्रल कार्बन एटम पर 8 इलेक्ट्रॉन तथा ऋणावेश हो, यानी कि उसका ऑक्टेंट कंप्लीट हो, उसको अपन क्या कहते हैं, कार्बेनाइन कहते हैं। और कार्बेनाइन जो होता है वह एक न्यूक्लियोफाइल है, यानी इस पर क्या उपस्थित है, नेगेटिव चार्ज उपस्थित है। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, अपना न्यूक्लियोफाइल है। नेक्स्ट, जब अपन इसके हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करते हैं, या अपन यूँ कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बेनाइन, यानी कार्बेनाइन के लक्षणों के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि जो एल्काइल कार्बेनाइन होता है उसमें क्या होता है 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वह हाइब्रिडाइजेशन तो कौन सा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि sp3 संकरण दर्शाता है। इसमें 3 sp3 कक्षकों के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड और एक sp3 कक्षक के अंदर क्या उपस्थित होता है, लोन पेयर उपस्थित होता है। और इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और यह न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और इसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे कैसे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक नेचर दर्शाता है, यानी प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। नेक्स्ट है जो कार्बेनाइन का जो फॉर्मेशन होता है वह हेट्रोलाइटिक फ्यूजन के द्वारा होता है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं विस्मांस विखंडन के द्वारा इसका निर्माण होता है। और ये जो कार्बेनाइन जो है खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह होता है, और यह इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ रिएक्शंस दर्शाता है। तो जो कार्बेनाइन होता है वह क्या होता है, sp3 संकरण और पिरामिडीय आकृति दर्शाता है। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वह 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो ये थे इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स। जैसे अपन ने दे रखा है कि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करवाएंगे तो इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होगी तो वो क्या हो जाएगी, कार्बोकेटाइन, और नेगेटिव चार्ज जो स्पीसीज होगी वो क्या हो जाएगी, अपनी कार्बेनाइन। तो ये हेट्रोलाइटिक फ्यूजन के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। जैसे अपन ने मेथेन लिया, जब मेथेन का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करवाया, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन करवाया, तो इसमें क्या आता है कि एक हाइड्रोजन H+ आयन के रूप में निष्कासित हो जाएगा, और कार्बन पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन पर नेगेटिव यानी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पर आ जाएंगे, कार्बन पे, तो इसको अपन कहेंगे कार्बेनाइन, यानी कि H+ आयन। तो इसका विस्मांस विखंडन से क्या होता है कि पोलर स्पीसीज का निर्माण होता है, या फिर अपन यूँ कहते हैं ध्रुवीय स्पीसीज का निर्माण होता है। अगला अपना है कि जब अपन कार्बेनाइन की क्लासिफिकेशन या उसके टाइप्स ऑफ कार्बेनाइन के बारे में स्टडी करते हैं, तो कार्बोकेटाइन की भांति क्या होते हैं, ये कार्बेनाइन जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। जिस प्रकार कार्बोकेटाइन 3 प्रकार के थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, उसी प्रकार कार्बेनाइन भी क्या होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 प्रकार के कार्बेनाइन होते हैं। नेक्स्ट है इनका फॉर्मेशन, कार्बेनाइन का निर्माण कैसे होता है। तो जो कार्बेनाइन का बनाने का मेथड है, फर्स्ट तो अपन ने ले लिया कि इसके हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा, यानी किसी भी एल्केन का जब अपन हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करवाते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है, कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट मेथड तो हो जाएगा हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा। सेकेंड अपन लेते हैं कि जैसे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन, यानी एसिडिक प्रोटॉन को एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस के एसिडिक प्रोटॉन को जब अपन बेस के साथ हटा देते हैं तो उसमें भी क्या होता है, कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन से भी किसका होता है, कार्बेनाइन का निर्माण होता है। नेक्स्ट मेथड जो है वह है डीकार्बोक्सिलेशन से,
यानी कि जब अपन ने कोई कार्बोक्सिलेट आयन लिया है तो उस कार्बोक्सिलेट आयन का जब अपन डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं यानी कि CO2 हटाते हैं तो CO2 हटाने पर क्या होगा, जब जैसे ही CO2 हटेगा तो वहाँ पर कार्बन पर या एल्किल समूह पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है और कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। जैसे अपन ने ब्यूटाइल एस्टर ले लिया, जब इसका अपन डी कार्बोक्सिलेशन करवाएंगे तो डी कार्बोक्सिलेशन में क्या हो जाएगा, CO2 का निष्कासन और साथ में क्या बन जाएगा, प्रोपिल कार्बेनाइन। तो इस प्रकार से क्या होता है कि सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन से और सेकंड मेथड है डी कार्बोक्सिलेशन के द्वारा कार्बेनाइन का फॉर्मेशन। इसी प्रकार है कि कोई अगर बेस के साथ करवाते हैं अपन किसी कार्बोनिल समूह की तो उसके अल्फा हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट कर देता है, प्रोटॉन को ले लेता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उससे भी क्या होता है, कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है। जैसे कार्बोनिल समूह का अल्फा कार्बन, अब इसमें से मोर एसिडिक कौन सा होगा, वही इजीली निकलता है। तो इसकी 2 डिग्री कार्बन से जो जुड़ा हाइड्रोजन है वह मोर एसिडिक होगा, तो इससे क्या हो जाएगा, कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन होता है। तो अपने 2 मेथड देखी, एक तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन और दूसरी डी कार्बोक्सिलेशन। सेकंड है कि एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ एल्कीन, यानी कि जब अपन एल्कीन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं तो वह एल्कीन एनाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जब अपन न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा एल्कीन पर तो उसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक के द्वारा क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज का निर्माण होगा। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि डबल बॉन्डेड जो कार्बन है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन जिस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, वह कार्बेनाइन का फॉर्मेशन करता है। तो यानी कि एल्कीन पर जब अपन न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाते हैं तो उसमें इंटरमीडिएट कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने ब्यूटीन लिया, ब्यूटीन पर जब अपन ब्रोमाइड आयन का अटैक करवाएंगे तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बेनाइन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये थी इसकी कार्बेनाइन की फॉर्मेशन। नेक्स्ट मेथड है कार्बेनाइन बनाने की, जैसे अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लेते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब है कि जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ कोई मेटल जुड़ी हुई हो। जैसे अपन लेते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट RMgX है, तो ये क्या है, एक प्रकार से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या होता है कि इसमें भी कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन होता है। जैसे एसिटाइलिन है, तो जब एसिटाइलिन की अपन सोडियम धातु के साथ लिक्विड NH3 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम धातु क्या करती है, यहाँ से H+ आयन को रिमूव कर देती है और उस पर क्या आ जाएगा, एसिटाइल कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि इससे क्या बनता है, कार्बेनाइन का निर्माण होता है। तो ये 4 मेथड थी कार्बेनाइन की फॉर्मेशन की। फर्स्ट मेथड थी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन, सेकंड मेथड थी अपनी डी कार्बोक्सिलेशन, थर्ड मेथड थी अपनी एल्कीन पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक, और फोर्थ मेथड है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के द्वारा भी कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन। जब कार्बोएनाइन की अपन स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बोनाइनिक कार्बन, यानी कि जैसे जैसे उस पर एल्किल समूह बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी कार्बोनाइन पर वो बढ़ती जाएगी। यानी कि एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या बढ़ेगी तो +I प्रभाव बढ़ेगा और उस कार्बन पर ऋणावेश बढ़ता जाएगा, जिससे उसकी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और जैसे अगर अपन बात करते हैं कार्बोनाइन में, अगर जैसे किसी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, किसी में डबल बॉन्ड है और किसी में ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें क्या होता है कि कार्बोनाइन जो भी होगा, यानी अगर अपन कार्बोनाइनिक कार्बन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो उस कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन की डिपेंड किस पर करती है, उसके S कैरेक्टर पर डिपेंड करती है। तो जैसे अपन ने ले लिया सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड युक्त कार्बोनाइन। अब इसमें अपने को पता है कि जैसे से
ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें क्या होंगे, sp संकरण होगा और s करेक्टर कितने हो जाएंगे, 50% s करेक्टर उपस्थित होते हैं। डबल बॉन्ड युक्त कार्बन के अंदर sp2 संकरण होगा और उसके अंदर 33% s करेक्टर होंगे। इसी प्रकार सिंगल बॉन्ड वाला होगा उसमें sp3 संकरण होगा और उसके अंदर 25% जो s करेक्टर उपस्थित होते हैं। ऊपर अपने देखा कि कार्बेनाइन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। तो जैसे जैसे s करेक्टर बढ़ते हैं तो s करेक्टर बढ़ने के साथ साथ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और कार्बेनाइनिक कार्बन की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। तो जब अपन बॉन्डों की संख्या के आधार पर देखते हैं कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, तो sp संकरण युक्त या फिर अपन यूँ कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड युक्त कार्बेनाइन है वो मोर स्टेबल होता है सेकंड टू यानी डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है सिंगल बॉन्ड से। तो जिसमें जितने ज़्यादा s करेक्टर होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि जैसे जैसे कार्बेनाइन कार्बन से एल्काइल समूह की संख्या बढ़ती है, एल्काइल समूह क्या है, प्लस आई इफेक्ट दर्शाते हैं, तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ते हैं या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि एल्किल ग्रुप की संख्या जैसे ही कार्बन पर बढ़ती है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होगा तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बन पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या होती है, कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होती है वह इंक्रीज होती है जिससे उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो प्राइमरी जो होगा 1 डिग्री कार्बेनाइन है वो मोर स्टेबल देन सेकेंड डिग्री देन थर्ड डिग्री, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री की जब कंपैरिजन करते हैं तो उनमें जो स्टेबिलिटी होगी वह सबसे ज़्यादा किसकी होती है, 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की और फिर 3 डिग्री की। क्योंकि प्लस आई प्रभाव बढ़ने के कारण क्या होता है, कार्बन पर ऋणावेश बढ़ता है और जिससे उसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, लेकिन उसकी रिएक्टिविटी जो होती है वह बढ़ती है। तो जब इनकी रिएक्टिविटी देखें तो वह रिएक्टिविटी इस स्टेबिलिटी के ऑर्डर के जस्ट अपोजिट होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के इफेक्ट यानी अनुनाद का प्रभाव की देखेंगे अपन, तो अनुनाद के प्रभाव में क्या होता है कि कार्बेनाइन की जो स्टेबिलिटी होगी वह रेजोनेंस के द्वारा अपन स्टेबलाइज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एरोमेटिक कार्बेनाइन ले लिया अपन ने, तो इसमें क्या होगा कि जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो कार्बेनाइन में देखेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक कार्बेनाइन की जब करते हैं बात तो इसमें क्या होता है 1 डिग्री बेंजाइलिक, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। और रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी इससे जस्ट अपोजिट। तो रेजोनेंस में यानी जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। और नेक्स्ट जो है कार्बेनाइन या एरोमेटिक कार्बेनाइन। एरोमेटिक कार्बेनाइन में क्या होता है कि अगर एनाइन जिसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है एरोमेटिक सिस्टम के कार्बन पर उपस्थित होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, एरोमेटिक कार्बेनाइन कहते हैं। और एनाइनिक क्या होना चाहिए, हैकेल के रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर हैकेल के नियम का पालन करता है तो वह क्या होगा, स्टेबल होगा। तो जैसे साइक्लोपेंटाडाइनिल एनाइन है तो ये क्या है, हैकेल के रूल को फॉलो करता है और ये क्या होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज क्या है, CH2 कार्बन पे है, तो इसमें क्या होगा कि ये ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट है कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। अगर किसी कार्बेनाइन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जैसे आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, NO2 अगर ये उपस्थित है तो ये क्या करते हैं कि उस कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जिससे क्या होगा कि कार्बेनाइन पर ऋणावेश घटता है और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा ये, यानी कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 उपस्थित है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, यहाँ 1 और इधर कोई विड्रॉविंग ग्रुप नहीं है। तो जैसे जैसे विड्रॉविंग ग्रुप्स की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है।
नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे अपन ने ले लिया एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक विड्रॉविंग ग्रुप, जो पीछे अपन ने देखा है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसको और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस कार्बन पर पहले ही ऋणावेश है और इस पे क्या हो जाएगा, और ऋणावेश बढ़ जाएगा, और ऋणावेश बढ़ेगा तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है, और उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले समूह कौन से होंगे, CS3 C2H5, तो ये क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो कहने का मतलब है कि कार्बन आयन पर जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऋणावेश या नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी कम होती है और रिएक्टिविटी बढ़ती है। सेकंड है कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप उपस्थित हो उस पर, यानी -I इफेक्ट वाला, तो उसमें क्या होगा कि वह कार्बन आयन पर ऋणावेश को क्या करता है, कम करता है, तो नेगेटिविटी कम होगी, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी और रिएक्टिविटी कम होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह है तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी घटती है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। जैसे नीचे दे दिया अपने, एक तो मेथाइल कार्बन आयन और एक क्लोरोमेथाइल कार्बन आयन। अब इसमें अपने को पता है कि क्लोरो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, तो विड्रॉविंग है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसमें क्लोरोमेथिल कार्बन आयन की ज़्यादा और मेथिल कार्बन आयन की कम। नेक्स्ट है कि इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के प्रभाव की जब अपन बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे एस लक्षण बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होती है, उसकी स्टेबिलिटी तो बढ़ती है, एस लक्षण बढ़ने के साथ साथ उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन उसकी जो बेसिसिटी होती है, क्षारीयता होती है, वह क्या होती है, कम होती जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि एस लक्षण बढ़ने पर उसकी क्षारीयता क्या होती है, घटती है। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं एस लक्षण क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू उसकी बेसिसिटी, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है रेजोनेंस का इफेक्ट। रेजोनेंस का इफेक्ट अपन ने देखा था अभी कि जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। फिर है बेसिसिटी का ऑर्डर, अगर एस लक्षण बढ़ रहे हैं तो बेसिसिटी घटती है, यानी कि एस किसकी होगी, 1/, बेसिसिटी, यानी एस करेक्टर क्या होंगे, 1/, बेसिसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एस लक्षण बढ़ेंगे तो उसकी बेसिसिटी कम होगी, जबकि स्टेबिलिटी क्या होती है, उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जिससे एस लक्षण बढ़ने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट है कि कार्बन आयंस की रिएक्शन, या कार्बन आयन कितनी प्रकार की अभिक्रिया देते हैं। तो कार्बन आयन जो है वह 2 प्रकार की अभिक्रिया देता है, यह दर्शाते हैं। फर्स्ट है कि कार्बन आयन जो होता है वह एक इलेक्ट्रोफाइल, सामान्यतः एक प्रोटॉन से क्या करते हैं, संयोग करते हैं या एडिशन दर्शाते हैं। यानी जैसे अपन ने एसीटेट आयन ले लिया, कार्बोक्सिलेट आयन ले लिया, इसमें डी कार्बोक्सिलेशन करके अपन ने कार्बन आयन का फॉर्मेशन किया। ये कार्बन आयन किसी इलेक्ट्रोफाइल या जैसे लाइक प्रोटॉन के साथ एडिशन करके एल्केन का फॉर्मेशन करता है। तो एक तो ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ एडिशन करके एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो है कि किसी न्यूक्लियोफाइल की तरह ये किसी दूसरे कार्बोनिल पर योग करते हैं, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन है। तो उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल होगा, ये अपना न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन आयन है, ये कार्बन आयन किसी दूसरे कार्बोनिल ग्रुप पर रिएक्शन करके एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस दर्शाता है। तो ये जो कार्बन आयन है जनरली 2 प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं, एक तो किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ संयोग करते हैं, दूसरे ये क्या करते हैं, किसी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके दूसरे कार्बोनिल के साथ योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। तो ये था अपना कार्बेनाइन, उसकी रिएक्शन,